मैं विकी कुमार आपका स्वागत करता हूं विकास स्टडी पॉइंट पर। सो डियर स्टूडेंट्स, आज क्या है, आज मैं आपके लिए ना 40 के 40 क्वेश्चन ऐसे लेकर के आया हूं। चाहे आप झारखंड बोर्ड से पढ़ रहे हो, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रहे हो, आपकी इकोनॉमिक्स को जो स्ट्रॉन्ग कर देगा। मतलब एक ऐसा मॉडल टेस्ट पेपर लेकर आया हूं आपके लिए जिसमें 40 क्वेश्चन हैं, जिसमें आपका माइक्रो का यानी 11th क्लास के अंदर माइक्रो और स्टैटिस्टिक्स दोनों इंक्लूडेड है। अगर आपने इसको पास कर लिया तो मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपके एग्जाम में 80% से ज्यादा आने वाले हैं इस एमसीक्यू टेस्ट के अंदर। यानी कि 40 में से 80% आप जरूर लेकर आएंगे, इसकी मैं पूरी श्योरिटी दे सकता हूं। सो ये जो टेस्ट पेपर है ना, कई बार हम ये सोचते हैं ना कि हमारे यार क्वेश्चन में बाहर से आ जाता है। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। ये जो बोर्ड वाले होते हैं ना, बहुत तेज होते हैं। ये क्या सोचते हैं कि जो चीजें पढ़ाई गई बच्चे को बताना तो वही है, लेना वही है, लेकिन जो तरीका होता है ना वो अलग अलग बोर्ड से लेकर के अपने में डाल लेते हैं। जैसे कि झारखंड बोर्ड ने अपना तैयार किया, अब झारखंड बोर्ड ने भी सीबीएसई जैसे क्वेश्चन तैयार करती है उसी के अनुसार कुछ क्वेश्चन लिए होंगे। इसी प्रकार जैसे सीबीएसई अपने बच्चों के लिए तैयार करती है क्वेश्चन, तो वो झारखंड बोर्ड हो गया, हरियाणा बोर्ड हो गया, बिहार बोर्ड हो गया, तो इन बोर्डों से अलग अलग लेकर के कलेक्ट करती है और पेपर को तैयार करती है। सो सीबीएसई बोर्ड वाले और झारखंड बोर्ड वाले दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। समय आपको पता है 1.5 घंटे का मिलता है, 40 क्वेश्चन है। सब्जेक्ट आपका अर्थशास्त्र क्लास 11, माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र समष्टि, और आपका सांख्यिकी व्यष्टि और सांख्यिकी, ये दोनों इसके अंदर शामिल है। सो तैयार हो जाइए, एक अच्छा सा पेपर ले लीजिए, हाथ में पेन ले लीजिए और खुद टिक मार्क करते जाइए हर एक क्वेश्चन का, और लास्ट में चेक कीजिए कि आपने कितने सही किए। अगर आपने पढ़ा है तो जवाब अच्छे से दीजिएगा। शुरू करें फिर? चलिए फिर शुरू करते हैं। ये तो पता चलेगा कि आपको कितने प्रश्न है। सबसे पहले प्रश्न की तरफ। ये आपका पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, जीवन के सामान्य कारोबार वाक्यांश से क्या तात्पर्य है? आपके ऑप्शन है, ए मनुष्यों का सामाजिक कार्य, बी मनुष्य का धार्मिक कार्य, सी मनुष्य का आर्थिक कार्य, या फिर डी मनुष्य के मनोरंजन का कार्य। तो यहां पर आपको इसका जवाब देना है। बहुत सिंपल है, कुछ मुश्किल नहीं है। इसने क्या पूछा है, जीवन के सामान्य कारोबार के बारे में बात कर रहा है। तो हम अर्थशास्त्र के विद्यार्थी हैं और अर्थशास्त्री विद्यार्थी होने के नाते हमने अर्थव्यवस्था के अंदर पढ़ रखा है कि अर्थव्यवस्था के अंदर कोई भी व्यक्ति जिस क्षेत्र में रह रहा है अपनी जीविका कमाने के लिए कोई ना कोई आर्थिक कार्य करता है। तो जीवन के सामान्य कारोबार का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब मनुष्य का आर्थिक कार्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। सेकंड पे चलते हैं। ये क्या कह रहा है, निम्न में से किसके अध्ययन का संबंध अर्थशास्त्र से नहीं है? उत्पादन, बी उपभोग, सी वितरण, या फिर डी सरकार का गठन। अब हम अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं ना, राजनीतिक विज्ञान तो नहीं पढ़ रहे। तो जब राजनीतिक विज्ञान पढ़ ही नहीं रहे तो सरकार का क्या मतलब बनता है इसमें? इसलिए इसके अंदर क्या आएगा? उत्पादन आएगा, उपभोग आएगा, वितरण आएगा। क्या नहीं आएगा? सरकार का गठन नहीं आएगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। ठीक है, तीसरा क्या कह रहा है, सांख्यिकी का जनक किसे कहा जाता है? यानी कि ये फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स पूछ रहा है। आपके ऑप्शन है, ए एडम स्मिथ, बी रैगनर फ्रिश, सी माल्थस, या फिर डी ग्रोटफाइड एक्नेवॉल। यहाँ पे बच्चों कंफ्यूजन है। आप कहीं चेक करेंगे ना नेट पे तो कुछ लोग आपको रैगनर फिश बताएगा और किसी और जो इकोनॉमिक्स के बारे में जानने वाले लोग हैं वहां सर्च करेंगे तो आपको गोटफ्राइड एक्नेवॉल बताएगा। बट इसके अनुसार जो तैयार किया गया पेपर झारखंड बोर्ड के द्वारा, सही जवाब जो है वो आपका रैगनर फ्रिश है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और अगर आपसे पूछे अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है तो वो आपके एडम स्मिथ है। ठीक है, सांख्यिकी के रैगनर फ्रिश और अर्थशास्त्र के एडम स्मिथ है। चौथा प्रश्न क्या है, बहुवचन में शब्द सांख्यिकी से क्या तात्पर्य है? अब जो बहुवचन में शब्द सांख्यिकी आता है उसका मतलब क्या है? तो बहुवचन में सांख्यिकी का मतलब सांख्यिकी तथ्यों से है। ठीक है, ना संख्यात्मक मान, ना आंकड़ा, ना ही इनमें से सारे के सारे, केवल एक सांख्यिकी तथ्य। ठीक है, पांचवा क्या कह रहा है, अर्थशास्त्र में किस प्रकार के आंकड़ों का प्रयोग होता है? ऑप्शन है आपके, केवल मात्रात्मक, बी केवल गुणात्मक, सी मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, इसमें मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होते हैं। ठीक है,
अब मात्रात्मक गुणात्मक का मतलब हो गया, मात्रात्मक जो आपके मात्रा में होंगे, संख्या में होंगे, और गुणात्मक जो गुण से संबंधित होंगे। तो इसके अंदर दोनों को शामिल किया जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, यानी कि छठा। क्या कह रहा है? संरचित या परिमित उत्तर प्रश्नों में उत्तर के विकल्पों की संख्या हो सकती है। क्या लगता है आपको, क्या हो सकती है? ऑप्शन ए 1, बी 0, सी केवल 2, या फिर डी 2 या 2 से अधिक। तो जब भी हम परिमित उत्तर प्रश्नों की हम बात करते हैं ना, तो इस सवाल ऐसे होते हैं, बेसिकली इसके जवाब हाँ या ना में होते हैं, पर कई बार इसके जवाब 2 या 2 से अधिक भी हो जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो परिमित उत्तर प्रश्न होते हैं उनमें वैकल्पिक संख्या केवल 2 होती है, यस या नो। ठीक है, कुछ ऐसा नहीं है कि मतलब अगर आप खुद तैयार कर रहे हैं तो वो आप पर निर्भर करता है, लेकिन सांख्यिकीय रूप से केवल इसके 2 होते हैं, यस या फिर नो। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। सातवां, किस प्रकार के आंकड़ों की विश्वसनीयता और सत्यता की जवाबदेही अन्वेषक पर होती है? ऑप्शन ए प्राथमिक, बी द्वितीयक, सी प्रकाशित, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक, क्योंकि प्राथमिक आंकड़े वो आंकड़े होते हैं जिसमें अन्वेषणकर्ता स्वयं जा करके जवाबकर्ता से जवाब प्राप्त करता है। मतलब कि अगर आप गए हैं आंकड़े एकत्रित करने के लिए और जिसके आंकड़े आप एकत्रित करना चाह रहे हैं उसी से पूछ रही हैं, तो वो सही बोल रहा है गलत बोल रहा है, उसकी सत्यता की जांच कौन करेगा? आप स्वयं करेंगे। तो क्योंकि आप प्राथमिक आंकड़े एकत्रित कर रहे हैं, द्वितीयक नहीं, किसी संस्था से जाके नहीं ले रहे हैं, आप स्वयं जाके ले रहे हैं। ठीक है, आठवां, आंकड़ा संग्रह के लिए सूचनाएं एकत्रित करने वाला व्यक्ति कहलाता है? उत्पादक, निवेशक, सी अन्वेषक, या फिर डी उपभोक्ता। बहुत सरल सवाल है और मेरे ख्याल से प्रत्येक बच्चे इसका जवाब दे देंगे। क्यों? इसका जवाब क्या है सही? अन्वेषक, प्रेषक। अगर आपको इसका जवाब ऐसे नहीं भी आ रहा तो भी आप बता सकते हैं। उत्पादक कौन होता है? उत्पादक वह व्यक्ति होता है जो वस्तु सेवाओं का उत्पादन करता है। निवेशक कौन होता है? जो निवेश करता है। उपभोक्ता जो वस्तुओं का उपभोग करता है। लेकिन पूछ क्या रही? आंकड़ा संग्रह के लिए सूचनाएं एकत्रित करने वाला व्यक्ति, तो वो अन्वेषक होता है। अन्वेषक वही व्यक्ति जो जा करके के मतलब जहां से भी वो आंकड़े एकत्रित करना चाह रहा है वहां जाकर के आंकड़े एकत्रित करता है, तो वो अन्वेषक होता है। ठीक है, ठीक है। अब नवा, इनमें से किस विधि में प्रगणक का उत्तरदाता से प्रत्यक्ष संपर्क होता है? ए ईमेल सर्वेक्षण, बी टेलीफोन सर्वेक्षण, सी व्यक्तिगत साक्षात्कार, या फिर डी डाक सर्वेक्षण। अभी क्या पूछ रहा है कि कौन सी विधि में जो प्रगणक है, प्रगणक यानी कि वही लेने वाला व्यक्ति, उत्तरदाता जो जवाब देने वाला है, से डायरेक्ट रिलेशन होता है, तो वो आपका व्यक्तिगत साक्षात्कार में होता है। व्यक्तिगत मतलब पर्सनल इंटरव्यू आप ले रही हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। ठीक है, 10वां क्या कह रहा है? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में सर्वप्रथम कब जनगणना कार्य हुआ था? ऑप्शन ए है आपका 1947 ईस्वी, बी 1951 ईस्वी, सी 1948 ईस्वी, या फिर डी 1971 ईस्वी। तो क्या लगता है इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी 1951 ईस्वी में सर्वप्रथम भारत में जनगणना का कार्य प्रारंभ किया गया था स्वतंत्रता के बाद। ठीक है, 11वां, वर्गीकरण आंकड़ों को डैश व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है? ऑप्शन ए स्तंभों में, बी पंक्तियों में, सी खास आधार पर समूह या वर्गों में, या फिर डी विभिन्न स्तंभों तथा पंक्तियों में। तो ये पूछना चाह रहा है कि जो वर्गीकरण करते हैं हम, क्लासिफिकेशन ऑफ जो डाटा होता है वो क्या है, कैसा प्रोसेस है? तो जो आपकी प्रोसेस है ना, ये खास आधार पर समूह या वर्गों में बांटता है। किसमें बांटता है? खास आधार पर समूह या वर्गों में बांटता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब है। ठीक है ना। 12वां, एक वर्ग का मध्य बिंदु बराबर है उच्च वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा की औसत के, बी उच्च वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा की योग के, सी उच्च वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा के गुणनफल के, या फिर डी उच्च वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा के अंतर के। प्रश्न क्या था? वर्ग का मध्य बिंदु की बात कर रहा है। वर्ग का मध्य बिंदु का मतलब हो गया, मान लीजिए मैंने यहां मैं लिखता हूं 10, ठीक है, और ये अंतर कर देता हूं और यहां लिख देता हूं मैं 20। ठीक है, ये मेरा 10 से 20 वर्ग अंतराल बन गया। ठीक है, मेरा क्लास इंटरवल हो गया। अब ये मध्य बिंदु की बात करें तो मध्य बिंदु क्या होगा? इसके बीच का होगा। अब इसका बीच का क्या होगा? 15 ही होगा। लेकिन वो कब होगा?
वो कैसे निकालेंगे, जब हम 10 यानी कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 20 और 10 30, 30 को 2 से भाग करेंगे आएगा 15, निकल के आएगा मध्य बिंदु। तो वो क्या बता रहा है, उच्च वर्ग सीमा यानी कि 20 और निम्न वर्ग सीमा यानी कि 10 का औसत। और औसत कैसे निकालते हैं, इन दोनों संख्या को जोड़ने पर जितनी संख्या उसको 2 से डिवाइड कर दो, आपका औसत निकल कर आ जाएगा। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अब 13वां प्रश्न क्या कह रहा है, बारंबारता वितरण में अपरिष्कृत आंकड़ों को डैश चर में वर्गीकृत किया जाता है, गुणात्मक, बी मात्रात्मक, सी स्थानीय या फिर डी विविध। तो जो आपका बारंबारता वितरण होता है उसमें अपरिष्कृत आंकड़ों को मात्रात्मक चर में परिवर्तित किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। 14वां, निम्नलिखित में से कौन चर संतत चर का एक उदाहरण है, ए क्षेत्रफल, बी बच्चों की संख्या, सी पासे पर आने वालों की संख्या या फिर डी विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या। तो जो आपका संतत चर होता है ना, इसके अंदर पॉइंट मतलब पॉइंट वाले चर आते हैं, जैसे कि 79.2 हो गया, कोई इंच हो गया, सेंटीमीटर में हो गया, मीटर में हो गया। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, संतत चर होती है। तो बच्चों की संख्या नहीं होती, क्योंकि बच्चों की संख्या हमारी क्या होती है, वो पूरी रहेगी। ऐसा तो नहीं है ना, देखो ऐसा तो नहीं होता है कि मतलब वो आधी रहेगी, वो जो रहती है वो पूरी ही रहती है। क्योंकि बच्चों को मैं ये नहीं कह सकता ना कि बच्चे मेरे 2.2 हैं या 2.3 है, ऐसा तो नहीं कह सकता मैं, क्योंकि बच्चे तो अगर एक है तो एक ही है। लेकिन जो क्षेत्रफल है हमारा वो 10.5 हो सकता है, 8.9 हो सकता है, और पास से पढ़ने वाली संख्या भी हमारी पूरी पूरी होती है, विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या भी हमारी पूरी पूरी है। तो इस हिसाब से आपका क्षेत्रफल, इसे कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। अगर आपको पहला नहीं समझ में आ रहा है तो बाकी जो ऑप्शन दिए हैं उससे जांचने की कोशिश करो, उससे आपको पता चल जाएगा कि जवाब इसका हो सकता है कि नहीं हो सकता, अगर वास्तव में आपको जवाब नहीं पता चल रहा है तो। ठीक है, तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए क्षेत्रफल। और मुझे उम्मीद है काफी बच्चे इसका सही जवाब दे पा रहे होंगे, और जो नहीं दे पा रहे हैं बच्चों ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो अच्छे से। 15वां क्या कह रहा है, मिलान चिन्हों की गणना कितने समूह में की जाती है। अब मिलान चिन्ह क्या होता है हमारे, इसको 1, फिर ये 2, फिर ये 3, ये 4, और यहां से मैंने इसको कर दिया 5। तो कितने हो गए, 5 हो गए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। 16वां क्या कह रहा है, बिहार के एक शहर में ना 8 सितंबर 2005 को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि के विरोध में आयोजित एक बंद के दौरान 5 पेट्रोल पंप खुले, 7 बंद पाए गए, 2 विद्यालय बंद तथा 9 विद्यालय खुले गए। यह उदाहरण आंकड़ों के किस प्रकार के प्रस्तुतिकरण को प्रदर्शित कर रहा है। तो हमें समझ में आ रहा है कि ये क्या है, ये हमें एक आंकड़े दे रखे मात्रा के रूप में, 5, 7, 2, 9, सही तरीके से व्यवस्थित नहीं है लेकिन आंकड़े हमें दे रखे हैं। तो इस प्रकार से इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए मात्रात्मक। ठीक है, 17वां क्या है, कक्षा 11 की अध्यापिका आंकड़ों को पंक्तियों यानी कि क्षैतिज तथा स्तंभों में, या क्षैतिज का मतलब हो गया आपका हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल का मतलब हो गया आपका इस तरीके से, और ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है आपका इस तरीके से। ठीक है, यानी कि इस तरीके से क्या कर रखा है, ये हो गया जो मैंने अभी 3 बनाए, ये मेरा ऊर्ध्वाधर है, और जो ये बना रहा हूँ मेरा क्षैतिज है। तो इस तरीके से कक्षा में दिखाती है। ठीक है, तो वो किस प्रकार को प्रस्तुत कर रही है, तो मात्रात्मक तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे आंकड़े दिख नहीं रहे, ना पाठ विषयक है, आरेख है, लेकिन आरेख इस प्रकार का नहीं होता, ये क्या एक टेबल के रूप में फॉर्म किया ना मैंने, टैबुलर फॉर्म है ये। तो इसे हम कहेंगे सारणीकरण, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। ठीक है, 18वां क्या कह रहा है, सुमित पिछले 10 वर्षों की अवधि के दौरान एक विद्यालय में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या को सारणीबद्ध करता है। ठीक है, और सुमित के द्वारा किया गया विद्यार्थियों का ये वर्गीकरण क्या कहलाएगा, स्थानिक, कालिक, मात्रात्मक, गुणात्मक। बहुत सिंपल है, जब भी समय की बात करें ना, 5 साल, 10 साल, 3 साल, महीना, 2 महीना, हफ्ता, तो समझ जाना कि वो आंकड़े आपके कालिक आंकड़े कहलाते हैं। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी कालिक है। 19वां, काल श्रेणी आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है, ए बारंबारता आरेख, बी दंड आरेख, सी बारंबारता बहुभुज या फिर डी तोरण। तो काल श्रेणी आंकड़े, अब काल श्रेणी का आंकड़े हमारे यही वाले आंकड़े जिसकी हमने बात की है, अब इसको हम क्या करना चाह रहे हैं, प्रस्तुत करना चाह रहे हैं आरेख के रूप में। तो वो आपका ना सबसे बेहतर तरीके से जो प्रस्तुत करेगा वो दंड आरेख करेगा, क्योंकि वो हर एक साल का बताएगा। 1995 में 10 बच्चे थे, 2000 में 50 बच्चे हो गए, 3000 में आ रहे समझ। इस तरीके से मैं आपको बता देता हूँ, ये बनाया, ये इस तरीके से दंड आरेख बना दिया मैंने, यहाँ लिख दिया 1995।
ठीक है, ये आपका काम कर नहीं रहा है इसमें, इस वजह से इस तरीके से आ रहा है, बट कोई नहीं, जो समझा बस उतना समझो। 1995 के अलावा यहाँ पे भी एक और आ जाएगा, मान लो ये 2000 का आ गया। अब 1995 में कितने बच्चे थे? 10 बच्चे थे, ठीक है। फिर 2000 में 50, फिर 2005 में 100, तो इस तरीके से हम दर्शाते हैं, तो इधर डायरेक्ट हो जाता है आपका। 20वां कह रहा है तोरण को और किस नाम से जाना जाता है? बहुत सिंपल है, ए संचय बारंबारता वक्र, बी दंड आरेख, सी वृत्त आरेख, या फिर डी अंक गणितीय आरेख। तीनों में से कोई नहीं है, सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए है, संचय बारंबारता वक्र, ठीक है। 21वां, भारत में प्रथम आधिकारिक जनगणना कब प्रारंभ हुई थी? 1951, बी 1921, सी 1947, या फिर डी 1821। तो कौन बताएगा इसका सही जवाब? किसी के पास जवाब है? अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, हमारे पास है, और अब पता चल गया तो प्लीज भूलना मत। आधिकारिक जनगणना भारत में 1951 में प्रारंभ हुई थी, आजादी के बाद, ठीक है। ब्रिटिश काल में भारत की राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किसने किया था? ए फिंडले शिराज ने, बी के आर.वी. राव, सी दादा भाई नौरोजी, या फिर डी विलियम डिग्बी। सही जवाब है आपका इसका दादा भाई नौरोजी। तब इन्होंने लगभग 340 करोड़ का हमारा राष्ट्रीय आय निकला था जब इन्होंने मापा था, तो ठीक है। फिर आता आपका 23वां, रेलवे ने भारत की अर्थव्यवस्था की संरचना को किस प्रकार प्रभावित किया है? ए लोग अब लंबी यात्राएं कर सकते थे, बिल्कुल सही बात है, कर सकते थे। बी कृषि के व्यवसायीकरण को बढ़ावा मिला, हाँ बिल्कुल मिला। सी जान माल की हानि हुई, वो तो थोड़ा बहुत है लेकिन उसको नेगलेक्ट किया जाएगा, क्योंकि इतना नुकसान इतना नहीं हुआ, मतलब जान माल इतना नहीं गया, लेकिन अन्य जो कार्य वो बहुत ज्यादा हुआ। तो इस हिसाब से आपका ए और बी दोनों ठीक है, और डी उन दोनों को सही बता रहा है, इस हिसाब से डी हमारा करेक्ट आंसर है। 24वां, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में किस आर्थिक प्रणाली को अपनाया गया? ए पूंजीवादी, बी मिश्रित, सी समाजवादी, डी इनमें से कोई नहीं। अब जिसने मेरा पहला चैप्टर पढ़ रखा है 11th क्लास का, उसे पता है कि भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अमेरिका की पूंजीवादी है और चाइना की समाजवादी है, जिसे हम साम्यवाद भी कहते हैं, ठीक है। 25वां क्या कह रहा है? औपनिवेशिक काल में भारत के औद्योगिकरण के पीछे विदेशी शासकों के क्या उद्देश्य थे? ए भारत को कच्चे माल का निर्यातक बनाना, बी भारत को एक विशाल बाजार बनाना, सी भारतीय उद्योगों का विकास करना, डी ए तथा बी दोनों। तो बहुत सिंपल है, जब हमारा देश गुलाम था तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जब हो रहा था उस समय, तो वो इसलिए करना चाह रहे थे ताकि भारत को कच्चे माल के रूप में निर्यातक बना सके, यानी कि ज्यादा से ज्यादा कच्चा माल लोग यहीं से लेकर जाएं और भारत को बाजार बनाए, यानी कि वहां पे जो भी कुछ बनकर उनके देशों में वो भारत में ही आकर के बेचे, लेकिन वो यहाँ के लोगों उद्योगों का विकास नहीं करना चाहते थे। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, ए तथा बी। 26वां, किस वस्तु का कीमत निर्धारण बाजार में किसके द्वारा होता है? केवल मांग द्वारा, केवल पूर्ति द्वारा, मांग और पूर्ति दोनों के द्वारा, उत्पादन के द्वारा। तो हमने पढ़ रखा है बाजार की शक्तियां क्या? बाजार की शक्तियां मांग एवं पूर्ति, और उसी के मतलब उसी के आधार पर कीमत का निर्धारण किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 27वां, राष्ट्रीय योजना समिति का गठन कब किया गया था? 1935 में, 1938 में, 1944 में, या फिर 1947 में? बच्चों सॉरी, क्या लगता है क्या जवाब हो सकता है इसका? पढ़ा हो तो जवाब तो आपके पास होगा, नहीं पढ़ा हो तो आप पढ़ लीजिए, है ना। सब कुछ जो मिल रही है इसको इतना अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चन है ना वो गौर से बोर्ड के द्वारा ही तैयार किए गए हैं और बहुत चांसेस हैं आपके एग्जाम में आने के लिए, तो प्लीज हल्के में मत लीजिएगा इसे। 28 में क्या कह रहा है? पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी होती है? बहुत सिंपल है, इसका जवाब तो हर किसी को पता होगा, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष या 3 वर्ष। अब नाम से पता चल रहा है पंच वर्ष, पंच मतलब 5 यानी कि 5 वर्ष, ठीक है। किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली में उत्पादित वस्तुओं को लोगों की उनकी क्रय क्षमता के आधार पर वितरित किया जाता है? ए समाजवादी, बी साम्यवादी, सी सार्वजनिक, या फिर डी पूंजीवादी। ये पूछ रहा है ऐसी कौन सी आर्थिक प्रणाली जिसके अंदर वस्तुओं को ना लोगों की क्रय क्षमता के आधार पर वितरित किया जाता है, मतलब लोगों की कैपेसिटी कितनी है परचेज करने की, उसी के अनुसार वस्तुओं को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो हमें पता है पूंजीवादी के अंदर जो निर्णय लिए जाते हैं, क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करते हैं, किसके लिए उत्पादन करने का निर्णय निजी व्यक्तियों के हाथ में होता है, सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता और स्वतंत्र रूप से बाजार कार्य करता है। इस हिसाब से यहाँ पर पूंजीवादी के अंदर ही उनकी क्रय क्षमता, ग्राहकों की क्रय क्षमता के आधार पर वस्तुओं को वितरित किया जाता है, ठीक है। अब 30वां क्या कह रहा है? भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी?
कौन बता सकता है? मुझे लगता है अगर आपने पढ़ा है ना तो आपके पास जवाब होगा और जरूर होगा, और अगर नहीं है तो अब पता चल जाएगा। ऑप्शन आपके 1945, 1948, 1947 या फिर 1951। सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर बी 1948, 1948। 1948 में सर्वप्रथम औद्योगिक नीति घोषणा की गई थी, ध्यान रखिएगा। 31वां, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, बी मुंबई, सी कोलकाता, डी पटना। अब काफी बच्चे ने तो सोच रहे कि पटना तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता, नई दिल्ली के चांसेस बहुत ज्यादा है, मुंबई के भी हो सकते हैं, कोलकाता का भी काफी हद तक है, तो बहुत सारे बच्चे ना नई दिल्ली के साथ जाएंगे, बट गलत है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी कोलकाता। कोलकाता के अंदर आपको भारतीय सांख्यिकी संस्थान अवस्थित है। ठीक है, ठीक है। 32वां, आर्थिक समृद्धि के प्रामाणिक सूचक है? सकल घरेलू उत्पाद, बी साक्षरता दर, सी जीवन प्रत्याशा या फिर डी जीवन स्तर। तो आर्थिक समृद्धि का प्रामाणिक सूचक आपका सकल घरेलू उत्पाद होता है और इसी के अंदर सारी चीजें आ जाती हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। ठीक है, अब बात करते हैं 33वें प्रश्न पर। विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 1990, बी 1995, सी 1955 या फिर डी 2000। तो क्या लगता है इसका क्या जवाब हो सकता है? बोलिए बोलिए। सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर बी 1995। 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी। ठीक है, 34वां क्या कह रहा है? भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की थी? नई आर्थिक नीति यानी कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अगर आपने पढ़ रखा है तो ऑब्वियसली बात है इसी के नाम से टॉपिक भी है, नई आर्थिक नीति 1991। याद कीजिए हमारी बुक में टीआर जैन में अगर आपने पढ़ा होगा तो उसके अंदर नई आर्थिक नीति 1991, जिसके अंदर आपका एलपीजी नीति आई थी। अगर आपने पढ़ा तो आपको अच्छे से याद होगा। ठीक है, तो कब आई थी वो? 1991 में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। ठीक है, 35वां, प्रत्यक्ष कर मतलब डायरेक्ट टैक्स लगाया जाता है? ऑप्शन ए व्यक्ति की आय पर, बी वस्तु की उत्पादन मात्रा पर, सी वस्तु के आयात पर या फिर डी वस्तु के निर्यात पर। तो ये ध्यान दीजिएगा, आय पर लगने वाला कर को छोड़कर जितने भी कर होते हैं वो सारे के सारे हमारे अप्रत्यक्ष कर होते हैं। इसका मतलब प्रत्यक्ष कर कौन सा हुआ? जो हमारी इनकम पर लगता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। ठीक है, 36वां, विनिवेश का उद्देश्य है, मतलब विनिवेश का क्या उद्देश्य है? ए वित्तीय अनुशासन बढ़ाना, बी आधुनिकीकरण में सहायता देना, सी सरकार द्वारा आय एकत्रित करना या फिर डी इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब है आपका वित्तीय अनुशासन बढ़ाना भी, आधुनिकीकरण में सहायता भी देना और सरकार द्वारा आय एकत्रित करना। तो इसका सही जवाब इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी है। क्यों? विनिवेश का मतलब क्या होगा? देखो, सरकार के पास कोई कंपनी थी, अब मान लीजिए एयर इंडिया, आपको पता है कि सरकार ने एयर इंडिया को बेच दिया है, तो यहां पर एयर इंडिया का क्या हुआ? डिसइन्वेस्टमेंट हुआ, उसको किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में सौंप दिया गया। इससे लाभ क्या हुआ? इससे लाभ ये होगा कि जो सरकारी कर्मचारी आलसी बन के कार्य कर रहे थे, प्राइवेटाइजेशन हो जाने की वजह से अब वो प्राइवेट की तरह काम करेंगे और बेहतर काम करेंगे। नई टेक्नोलॉजी आएगी, फाइनेंस हमारा जो अनुशासन है वो बढ़ेगा और साथ साथ सरकार को आय भी मिल गई। तो इस तरीके से ये तीनों फायदे हो जाते हैं विनिवेश से। 37वां, योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं? बहुत सिंपल है, ए राष्ट्रपति, बी वित्त मंत्री, सी गृह मंत्री या फिर डी प्रधानमंत्री। योजना आयोग जिसे हम आज नीति आयोग के नाम से जानते हैं, 2014 में से बदल दिया गया था प्रधानमंत्री के द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, और जो इसके अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री ही होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। 38वां, टाटा स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? अब जो टाटा स्टील कंपनी से प्यार करते हैं या इसके बारे में जिन्होंने बहुत सुना है, तो मेरे ख्याल से उसका जवाब वो दे देंगे। ऑप्शन ए 1907 ईस्वी, बी 1995, सी 1997 या फिर डी 1947। तो बच्चों आपको जानकर हैरानी होगी कि टाटा स्टील हमारे आजादी से भी बहुत पुराना है और इसे खोला किसने था? जमशेद जी टाटा ने खोला था। कहाँ खोला था? ये खोला था उन्होंने झारखंड के जमशेदपुर में। तो सबसे पहले टाटा स्टील कंपनी वहीं स्थापित हुई थी और सबसे बड़ी कंपनी है। ठीक है,
तो इसका सही जवाब है 1907, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब आखिरी के दो प्रश्न। 39वां, टाटा स्टील कितने देशों में कार्यरत है? ए 26, बी 16, सी 30, डी 31। जानकर हैरानी होगी, टाटा स्टील सिर्फ भारत में नहीं बहुत सारे देशों में कार्यरत है और बहुत बड़े लेवल पे, और पूरे विश्व में 5वीं सबसे बड़ी इस्पात उद्योग कंपनी है ये। तो इसका सही जवाब है आपका ए 26, 26 कंट्रीज के अंदर ये कार्यरत है। ठीक है, आखिरी प्रश्न जो आपको पास भी कराएगा और आपको फेल भी कराएगा। खैर फेल अब कोई बच्चा नहीं होगा, जिसने ये पढ़ लिया ना, मुझे नहीं लगता कि कोई फेल होने वाला है, क्योंकि अब उनको पता चल चुका है कि किस प्रकार के क्वेश्चन उनके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, विश्व बैंक को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए IMF, बी IBRD, सी WTO या फिर डी ब्रिक्स। अब ब्रिक्स तो एक देशों का समूह है, ये तो नहीं हो सकता। IMF क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। WTO क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। और विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक की बात कर रहे हैं। तो बच्चों, वर्ल्ड बैंक को पहले बोला जाता था IBRD। IBRD क्या है? इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसे कन्वर्ट करके वर्ल्ड बैंक कर दिया गया था। ठीक है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। सो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स, हमने सारे के सारे प्रश्न सॉल्व कर लिए हैं, और मुझे उम्मीद है कि काफी बच्चों ने अच्छा स्कोर भी किया होगा। नहीं किया है तो आपको पता चल चुका है ना कि क्या प्रॉब्लम थी, क्या कमी थी। और ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरे देखना। ठीक है, भले खुद से मत करना, लेकिन पूरा एक बार रिवाइज कर लेना, सो डेट एक भी क्वेश्चन आप मिस ना कर पाओ। ठीक है, सो मुझे उम्मीद है कि जो चीजें मैंने आज आपको कराई है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक जरूर करें, कमेंट करें कुछ समझ में नहीं आया है, और शेयर करना ना भूलें। नहीं है तो सब्सक्राइब करें। सो ऐसे हंसते रहें, पढ़ते रहें और खुश रहें। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स।